हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर क्लासेस। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जो कि बचा हुआ था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कंप्लीट किया था, आज उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 52 में बताया गया है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 55 में हम लोग देखेंगे कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 में, आर्टिकल 55 में। कैसे होते हैं चुनाव, उसको हम लोग एक नज़र देखेंगे। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 1976 इसलिए कि हुआ क्या कि 2002 में, इसको नोट करके लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 2002 में अटल बिहारी जी के गवर्नमेंट में अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट करके 1976 को बेस ईयर बनाया था। बेस ईयर का मतलब कि जो 1971 में सेंसस हुआ था उसके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव का किया जाएगा। ठीक है, जो कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट माना जाएगा 1976 के सेंसस के आधार पर। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 1976 अपॉन इलेक्शन ऑफ इलेक्टेड MLA। याद रखिएगा, यहाँ मैं बार बार इलेक्टेड का जोर दे रहा हूँ कि इलेक्टेड MLA ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, इंटू 1000 इसलिए कि वैल्यू जो है ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर देखेंगे। जो भी वैल्यू निकलेगा 1 MLA का, उसको सारे स्टेट के MLA से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP। तो जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड MLA ऑफ ऑल स्टेट है, मतलब यहाँ से जो हम एक MLA का निकला इंटू मल्टीप्लाई बाई ऑल MLA करेंगे, तो यहाँ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड MLA ऑफ ऑल स्टेट आ जाएगा, जिसे हम लोग टोटल इलेक्टेड MP से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब दोनों वैल्यू हमको मिल जाएगा, MLA का वैल्यू मिल जाएगा और MP का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो उसको ऐड कर देंगे, दोनों के वैल्यू को ये देखिए ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, इलेक्टेड में बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्टेड, इसका मतलब ये है कि केवल इलेक्टेड MLA इलेक्टेड MP ही वोट करते हैं। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो एक कोटा होता है। कोटा के अंदर क्या होता है कि टोटल वोट पोल्ड, जितने भी वोट पोल्ड हैं अपॉन 2 + 1 करते हैं। इसका मतलब कि 50% + 1 वोट चाहिए होता है किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो जो 2017 में रामनाथ कोविंद जी को 70-44 इतने वोट मिले थे। ठीक है, जो कि टोटल 65% थे टोटल के। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे तो देखिए, ये देखिए 65.65% वोट है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं 50% + 1 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये 50% से ऊपर है, इसलिए रामनाथ कोविंद जी 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है इलेक्शन के बारे में, तो आर्टिकल 55। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा इलेक्टेड MLA है, ये 1976 बेस ईयर है, उसी के सेंसस के अकॉर्डिंगली हम लोग पॉपुलेशन ऑफ स्टेट निर्धारित करते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था, किसके गवर्नमेंट में हुआ था, अटल बिहारी गवर्नमेंट में हुआ था 2002 में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब चुनावी प्रक्रिया में कोई धांधली होती है, किसी तरह की अगर धांधली होती है, तो वो इलेक्शन, उसका जो निवारण है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और इलेक्शन कौन कराता है, ECI। ठीक है, आपको ये बताना है कि अभी ECI के हेड कौन है, चेयरमैन कौन है। ठीक है, आगे हम लोग बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि आर्टिकल 60 में बताया गया है। अच्छा, जो राष्ट्रपति का ओथ होता है, जो शपथ ग्रहण होता है, वो बहुत स्पेशल होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति औरों के जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अलग तरह का लेते हैं ओथ, PM अलग तरह का वोट लेते हैं, राष्ट्रपति वोट लेते हैं आई प्रिजर्व। ये एक्स्ट्रा है, इसको लिखने नोट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं क्या बोलते हैं। आई प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड
ये राष्ट्रपति ओथ लेते समय, शपथ ग्रहण करते समय लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखते हैं जो ये शपथ ग्रहण है, ये जो शपथ ग्रहण है ये कराता कौन है, ये कराता कौन है, राष्ट्रपति को दिलाता कौन है? तो ये शपथ ग्रहण दिलाते हैं, ये शपथ ग्रहण राष्ट्रपति को दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी शरद कुमार बोबडे हैं, 47 चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए CJI एब्सेंस हैं, अगर ये एब्सेंट है, नहीं है, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भी सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो राष्ट्रपति को चुनाव ओथ दिलाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इनके टर्म के बारे में। इनका टर्म 5 साल का होता है जब ये ऑफिस ग्रहण कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्शन जब जीत जाते तो उसी समय से आप लोग को जोड़ना है 5 साल, तब तक जब वो ऑफिस में इंटर करते हैं, ठीक है, जब वो ऑफिस ऑक्युपाई कर लेते हैं तब से उनका 5 साल जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में आर्टिकल 56 में बताया गया है, अनुच्छेद 56 में बताया गया है। ठीक है, इनके टर्म के बारे में। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, मतलब महाभियोग प्रेसिडेंट पे कैसे लाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग देखें। राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग कैसे लाया जाता है इसके बारे में देखेंगे, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि अगर ये मान लीजिए कि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, ये पार्लियामेंट के संसद के दोनों हाउस हैं, लोकसभा ये राज्यसभा, तो याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि केवल का केवल लोकसभा में इसका शुरुआत होगा या केवल राज्यसभा में शुरुआत होगा। किसी भी हाउस में शुरुआत किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सदन में, किसी भी पार्लियामेंट के सदन में, लोअर हाउस या अपर हाउस, दोनों में से किसी में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, तो यहीं से एक पॉइंट हमारा यह बनता है कि इनिशिएटेड in either house of parliament, either house of parliament, कि किसी भी हाउस में इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये दिखेगा कि केवल का केवल लोकसभा से शुरुआत की जा सकती है या केवल राज्यसभा से शुरुआत की जा सकती है, जहाँ पे केवल होगा तुरंत ओनली होगा, तुरंत वो आंसर गलत होगा। आपका आंसर होगा आइदर हाउस, किसी भी हाउस से इसे इसकी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब इसकी इम्पीचमेंट, कब राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है, तो केवल एक ही वजह हो सकती है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वायलेट करने पे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग बात के लिए कि आइदर हाउस, किसी भी हाउस में पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो अगर जब वो शुरुआत करेंगे तो 1/4 मेंबर की साइन की जरूरत होती है, साइन की जरूरत होती है, ये इनका इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में लाने के लिए। ठीक है, अगर चार्ज लगाया गया है तो उस चार्ज पे 1/4 मेंबर का साइन होना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, नोटिस पीरियड होता है 14 दिन का, 14 डे का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा, महाभियोग अगर लाया जा रहा है तो 1/4 मेंबर के साइन के बाद
कितने दिन की नोटिस दी जाती है राष्ट्रपति को, तो याद रखिएगा 14 दिन की नोटिस दी जाती है। और हम लोग सिविल प्रोसीडिंग में पढ़े थे जो कि उनको 2 मंथ की नोटिस दी जा सकती है अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट है तो, ठीक है। और यहाँ पे 14 डे नोटिस दी जाती है जब वो इम्पीच करेंगे, जब इन पे महाभियोग लाया जाएगा तो 14 डे का किया जाएगा, ठीक है। अब है कि अगर मान लीजिए लोकसभा में इसको शुरुआत किया जाए तो कम से कम लोकसभा में इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो 2/3 मेंबर, ठीक है, 2/3 मेंबर जो है अगेंस्ट में, अगर 2/3 मेंबर महाभियोग के समर्थन में वोट करते हैं, ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपर हाउस में चली जाएगी। मान लीजिए अगर लोकसभा में चल रही है तो राज्यसभा में चली जाएगी, अगर राज्यसभा में चल रही है तो 2/3 मेंबर के साइन के बाद के रजामंदी के बाद वो लोकसभा में आ जाएगी, ठीक है। किसी भी हाउस में चल रही है तो वो नेक्स्ट सभा में तभी जाएगी जब 2/3 मेंबर उस पर राजी हो जाते हैं। तो जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा कि 2/3 मेंबर अगर पास कर देते हैं तो नेक्स्ट हाउस में जाएगा, तो जब भी वो अदर हाउस में जाएगा तो वहाँ अदर हाउस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, अदर हाउस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या उन पे लगे हुए चार्ज सही हैं या गलत हैं। अगर सही है तो 2/3 जो है मेंबर, 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जितने भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो 245 है, तो 245 इंटू 2/3 कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी उसमें स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो मतलब समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएगा, प्रेसिडेंट इम्पीच्ड, मतलब प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा जैसे जब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे थे उसमें हम लोग कह रहे थे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोट नहीं करता है, लेकिन इसमें जब है इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट करेगा, केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा का, इसमें स्टेट असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है। मैं यहाँ नोट पे लिख लीजिएगा, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के इसमें वोट करते हैं, वोट नॉमिनेटेड भी एंड इलेक्टेड भी दोनों, बट स्टेट लेजिस्लेटिव जो विधानसभा होती है वो वोट नहीं करते। ऐसा लिख के ऐसे कर दीजिएगा तो इसका मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले वोट नहीं करते। याद रखिएगा राष्ट्रपति को इम्पीच करते समय महाभियोग लाते समय लोकसभा प्लस राज्यसभा के लोग वोट करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट नहीं करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड केवल वोट करते हैं, नॉमिनेटेड वोट नहीं करते हैं, और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी वोट करती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अब राष्ट्रपति जो है वो हट जाते हैं, उनको इम्पीच कर दिया जाता है, महाभियोग ले आया जाता है। अब क्वेश्चन ये बात होती है कि भाई चलो अब राष्ट्रपति हट गए तो अब कौन बनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनकी जगह पे बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग और देखते हैं, आगे देखते हैं कि जो वैकेंसी होती है राष्ट्रपति का, वो किन किन वजहों से जो है वैकेंट हो सकती है राष्ट्रपति का सीट। तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा किन किन वजहों से होती है, ठीक है। जो राष्ट्रपति की वैकेंसी है वो किन किन वजहों से होती है। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल जो है उनका खत्म हो जाए तब, एक्सपायर ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की समाप्ति पे, जो कि इनका 5 साल होता है, ठीक है। रेजिग्नेशन, त्यागपत्र अगर दे देते हैं तो, फिर इम्पीचमेंट, महाभियोग अभी हमने पढ़ा, इम्पीचमेंट अगर हो जाता है तो वैकेंट हो जाती है राष्ट्रपति की सीट, ठीक है। डेथ
अगर डेथ हो जाती है तो, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर मान लीजिए किसी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उनके पास तो वैकेंट हो जाएगी राष्ट्रपति की सीट। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा अगर एक्सपायर ऑफ टेन्योर है तो इसमें अगर एक्सपायर हो जाता नॉर्मली जो है, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है जगह नहीं ले सकता राष्ट्रपति का। लेकिन इन चारों में जैसे रेजिग्नेशन हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से उनको हटाया जाता है, तो इन सब कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे केवल और केवल 6 मंथ के लिए, केवल और केवल 6 मंथ के लिए। तो एक क्वेश्चन बहुत घुमावदार पूछा गया था किसी समय, शायद माइट बी पॉसिबल कि 2002 में या 3 में यूपीएससी में पूछा गया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका, अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो कितने समय का उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ ये होता है केवल, इसके बाद 6 मंथ के बाद इलेक्शन होता है, तो कार्यकाल के बारे में पूछा था। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है एज अ प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो केवल 6 मंथ का होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा। ठीक है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के जैसा बिहेव करता है ये 6 मंथ के लिए केवल, उसके बाद फिर इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, और ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है 6 मंथ के लिए बनाए जाते हैं, ये आर्टिकल 62 में बताया गया। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी याद रखिएगा इसको। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट हटता है, मतलब या तो इन चारों में से अगर कोई होता है, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए है ही नहीं, तब कौन बनेगा? तब बनेगा कौन? CJI। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट अगर एब्सेंस है तो कौन बनेगा? CJI। CJI एब्सेंट है, CJI भी एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज बनते हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो रेजिग्नेशन है, ये किसको देता है? प्रेसिडेंट। ये रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। बस लास्ट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें हो गई हैं कवर। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको देख लीजिए। सैलरी होती है, जो सैलरी होती है वो राष्ट्रपति की वो 5 लाख रुपीज़ होती है पर मंथ, पर मंथ राष्ट्रपति की सैलरी होती है। ठीक है, अच्छा एक आप लोग वो देख लीजिए कि जो 2017 में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति का, जैसे रामनाथ कोविंद जी का, रामनाथ कोविंद वर्सेस मीरा कुमार, जो कांग्रेस मतलब अपोजिशन की तरफ से थी, मीरा कुमार जिनका क्षेत्र बिहार में है, बिहार के MP हैं वो। ठीक है, रामनाथ कोविंद वर्सेस मीरा कुमार। तो रामनाथ कोविंद जी को जो मिला था 72044, करीब 65.65% वोट मिले थे, और मीरा कुमार जी को वोट मिले थे 367314, मतलब करीब 34.35% वोट मिले थे। और इसके बाद इलेक्शन में रामनाथ कोविंद जी विक्टोरियस हुए थे, जीते थे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग नए टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।